हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, टिप्पणी कीजिए। और तीसरा है मॉर्गेनथाउ के यथार्थवादी 6 सिद्धांतों का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर है यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति, सशस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। यानी जो यथार्थवादी सिद्धांत के लोग होते हैं वो शक्ति, सशस्त्र मतलब हथियार और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। यथार्थवादी रसशक्ति और राष्ट्रहित पर भी जोर देता है। इसका जन्म इस आधार पर हुआ कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब यथार्थवादी सिद्धांत का जो जन्म हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है कि दूसरे लोग उसे हमेशा नष्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसे अपनी रक्षा के हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अपनी रक्षा के लिए दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये उनका मानना है। और यथार्थवादी पिछले 2000 साल से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख दृष्टिकोण है। जो यथार्थवादी सिद्धांत है पिछले 2000 साल से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख दृष्टिकोण रहा है, लेकिन एक विषय के रूप में यथार्थवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकप्रिय हुआ था। यानी एक कोई विषय था जिसके बाद यथार्थवादी सिद्धांत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकप्रिय हो गया था। प्राचीन काल के चिंतकों में चीन के सुन झू की पुस्तक आर्ट ऑफ वार, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की, थुसिडाइडस की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, मैक्साली की पुस्तक द प्राइस और हब्स की लेविथन में आदि में यथार्थवाद के विचार को देखने को मिलते हैं। अब यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद के लिए अंग्रेजी में रियलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। रियलिज्म शब्द ग्रीक भाषा के रीस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है वस्तु। यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचार से है जो उस भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसका हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है। यानी यथार्थवाद का तात्पर्य उस विचारधारा से जो भौतिक जगत को सत्य मानता है, यानी भौतिक मैनमेड होता है, जिसका हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हो, यानी देखते हो, अनुभव करते हो, जिसके मुख्य विचारक हंस जे मॉर्गेनथाउ हैं और E.H. कार, रेनहोल्ड, जॉर्ज केनन आदि भी शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद का उदय माना जाता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद का जो है उदय हुआ था। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद भविष्य के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की बात करता है जो शक्ति, राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो। यानी आदर्शवाद लोग वो होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समाज की बात तो करता है जो शक्ति, राजनीति और अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो। और यथार्थवाद पर विचारों का विचार क्या है? थुसिडाइडस के अनुसार अधिक शक्तिशाली राज्य में युद्ध जीतने की संभावना अधिक होती है। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य होता है उसे युद्ध जीतने की संभावना भी अधिक होती है। शक्तिशाली राज्य ही युद्ध का परिणाम निर्धारित करता है। जो शक्तिशाली है वही युद्ध का परिणाम निर्धारित करता है, यानी घोषित करता है। उसके बाद है चाणक्य युद्ध अनैतिक नहीं बल्कि वीरता का परिणाम है। चाणक्य का मानना है कि युद्ध अनैतिक नहीं बल्कि वीरता मतलब ताकतवर होने का परिणाम होता है। हब्स का मानना है जिस तरह प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का उदय आत्म संरक्षण होता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में राज का भी यही उद्देश्य होता है। यथार्थवाद सिद्धांत का आधार मैकियावेली यह विचार है कि अब मैकियावेली का क्या है? मैकियावेली मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है। मनुष्य के लिए शस्त्र मतलब हथियार, धन मतलब पैसा और रोटी मतलब खाना, ये युद्ध की शक्ति है। परंतु इन चारों में प्रथम 2 अधिक आवश्यक है, मनुष्य एवं शस्त्र, यानी इंसान और हथियार। धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन, मनुष्य एक शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
मार्गेंथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत की विवेचना अपनी पुस्तक राष्ट्रों के माध्यम राजनीति में दिया है। मार्गेंथाउ के अनुसार यथार्थवाद का अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यथार्थवाद का मानना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों या देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि राष्ट्रों के राष्ट्रहित आपस में टकराते हैं और संघर्ष की स्थिति में अपने राष्ट्रीय हित को संरक्षित रखना हर राष्ट्र की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होता है। अगर कोई संघर्ष की स्थिति जब आता है तो राष्ट्रहित जो होती है वो हर देश के लिए सर्वोपरि होता है और उसकी रक्षा के लिए हर देशों के विदेश नीति का ये प्रमुख लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है, यानी अलग अलग माध्यमों का सहारा लेता है देश। इसी तरह यथार्थवादी आदर्शवादियों के विचार से सहमत नहीं, जो यथार्थवादी जो है वो आदर्शवादियों के विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय मूल्यों के माध्यम से राष्ट्रीय हित को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। यथार्थवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय मूल्य जो होता है उसके माध्यम से राष्ट्र हित को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र को यथार्थवादी होकर अपनी विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए, ये यथार्थवादी का मानना है। जबकि मार्गेंथाउ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य राजनीति की तरह शक्ति के संघर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य कुछ भी हो, शक्ति उसका तत्कालिक उद्देश्य होता है, यानी पावर। हर देश अपना पावर गेन करना चाहता है और दिखाना चाहता है। शक्ति क्या है? शक्ति से मार्गेंथाउ का अर्थ है राष्ट्रहित। शक्ति जो होता है वो मार्गेंथाउ का मानना है कि राष्ट्रहित होता है। यदि कोई राष्ट्र अपने विदेश नीति के माध्यम से शक्ति को प्राप्त कर लेता है, यानी विदेश नीति कूटनीति जो होता है, विदेशी नीति जो होता है उसके हिसाब से अगर प्राप्त कर लेता है शक्ति को, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस राष्ट्र ने अपने राष्ट्र हित सुरक्षित कर लिया है और शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपके पास अगर पावर है तो आपका ये मूल तत्व है, अगर पावर नहीं है तो कुछ नहीं है। अपने बात को साबित करने के लिए मार्गेंथाउ ने 6 सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो मानवीय व्यवहार पर आधारित है। मार्गेंथाउ मनुष्य को एक स्वार्थी प्राणी मानता है जो हमेशा अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरे के साथ संबंध बनाता है। मनुष्य को वो हमेशा स्वार्थी मानता है और किसी से अगर दोस्ती करता है तो वो अपने स्वार्थ को की वजह से दूसरे के साथ संबंध बनाता है जो उसके लिए लाभदायक होता है। यही बात राज्य पर भी लागू होती है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात राष्ट्रों को भी उन राष्ट्रों से संबंधित विकसित करना चाहिए जिससे वह राष्ट्रहित सुरक्षित कर सकें। राष्ट्र को भी उन राष्ट्रों से संबंध बनाना चाहिए या विकसित करना चाहिए जिससे उनका राष्ट्रहित सुरक्षित रह सके। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि राष्ट्रहित को शक्ति के रूप में परिभाषित करना। मार्गेंथाउ ने शक्ति को राष्ट्रहित पूरा करने का साधन माना है और शक्ति के बिना राष्ट्रहित को पूरा नहीं किया जा सकता है। मार्गेंथाउ का मानना है कि अगर आपके पास शक्ति नहीं तो आप राष्ट्रहित को पूरा कभी नहीं कर सकते। यदि राष्ट्रहित सुरक्षित हो गया तो इसका अर्थ यह होगा कि राष्ट्र ने शक्ति प्राप्त कर लिया। राष्ट्रहित आपका सुरक्षित हो गया तो यह माना जाएगा कि राष्ट्र ने शक्ति प्राप्त कर लिया। कभी कभी आवश्यक हो तो अपनी विदेश नीति में को नैतिक आवरण पहनाया जा सकता है, परंतु व्यवहार में सदैव यथार्थवाद रहना चाहिए। कभी कभी आवश्यक हो तो अपनी जो विदेश नीति है उसमें थोड़ा नैतिक आवरण पहनाया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में हमेशा उसे यथार्थवाद ही रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। राष्ट्रहित 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपरिवर्तनीय, दूसरा है परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए अब उसका जीवन अपरिवर्तनीय होता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र का अपरिवर्तनीय हित उस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता होता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को हर कीमत पर अपरिवर्तनीय हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए।
परिवर्तनीय है परिवर्तनीय हितों की प्राप्ति हो ना हो, परंतु अपरिवर्तनीय हित विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्रहित परिवर्तनीय होता है। मार्गेंथाउ कहता है कि सदैव इसकी पूर्ति करना चाहिए। राष्ट्रहितों का चौथा पॉइंट इसका है, राष्ट्रहितों का स्वरूप परिवर्तनीय होता है। मार्गेंथाउ का कहना है कि राष्ट्रीय हितों का स्वरूप स्थायी नहीं होता है। समय परिस्थिति के अनुसार राष्ट्र हित बदलते रहते हैं। समय के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से राष्ट्र का जो हित है वो बदलता रहता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना कोई स्थायी शत्रु होता है, मतलब दुश्मन होता है। मित्र शत्रु बन जाते हैं, यानी मित्र यानी दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाते हैं, और शत्रु जो है यानी जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाता है। पांचवा पॉइंट है इसका कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाया जा सकता। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें नैतिक मूल्य जो है उसे नहीं अपनाया जा सकता है। मार्गेंथाउ इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्रीय नैतिकता में अंतर मानते हैं। मार्गेंथाउ का मानना है कि जो व्यक्तिगत नैतिकता है और जो राष्ट्रीय नैतिकता है उसमें अंतर है। यदि कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्र हित को सुरक्षित कर लेता है, यानी कोई देश अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने देश की नीति को सुरक्षित कर लेता है, तो उसका अभिप्राय यह मतलब ये है कि नैतिक कार्य किया है, चाहे वह अनैतिक कार्य ही क्यों ना हो। और लास्ट पॉइंट है इसका छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपनी एक स्वायत्तता है। मार्गेंथाउ राजनीति का यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्तता में विश्वास करता है। यह व्यक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित पर उसी प्रकार बल देता है जैसा कि अर्थशास्त्र संपत्ति के संदर्भ में अधिक आर्थिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई लेखकों ने मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचना की है। आलोचना क्या है? मानव स्वभाव का वास्तविक चित्रण। मार्गेंथाउ मानव को स्वार्थी मानता है और कहता है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों को विकसित करते समय स्वार्थ से प्रेरित होता है। जो व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को बनाए रखता है और जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है वह संबंधों को तोड़कर दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। इसलिए मार्गेंथाउ का मानना है कि मानव जो है वो स्वार्थी प्राणी है। यही बात राष्ट्र के ऊपर भी लागू होती है। कोई देश आपसे तभी संबंध बनाएगा या कूटनीतिक दोस्ती करेगा जब तक कि उसे लाभ न हो। जैसे ही लाभ पूरा होगा वो आपसे दोस्ती तोड़ लेगा और किसी अन्य राष्ट्र के साथ सहयोग करना शुरू कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना राष्ट्रहित को हो। बोरो वासरमैन के अनुसार इसने मार्गेंथाउ के सिद्धांत को निरपेक्ष एवं अप्रामाणिक यथा आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित माना है। शक्ति को साध एवं साधन दोनों मानता है। हॉजमैन के अनुसार शक्ति केवल एक माध्यम है जिससे राज्य अपने लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इस लक्ष्य का मानना अराजकता और युद्ध को बढ़ावा देना। इसके लक्ष्य को पूरा करने के साथ ये है कि अराजकता यानी लड़ाई झगड़े और युद्ध को बढ़ावा देना होता है। मार्गेंथाउ शक्ति को साध एवं साधन दोनों मानता है, जिसकी आलोचना की गई है। रॉबर्ट टकर और केनेथ वॉल्ट्ज के अनुसार मार्गेंथाउ के सिद्धांत यथार्थवादी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने चाहिए शब्द को अपने सिद्धांत में अधिक प्रयोग किया है, जो आदर्श का प्रतीक है। हॉजमैन मार्गेंथाउ सिद्धांत के पावर मोनिज्म यानी शक्ति और अद्वैतवाद का नाम दिया है। रॉबर्ट टकर, यदि मार्गेंथाउ के सिद्धांत को ठीक मान लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि किसी राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।